Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in the previous lecture, we have discussed the working of diaphragm cell, in which we have discussed that there are two electrodes, one is anode and the second one is cathode, and these electrodes are separated by diaphragm, which is formed by asbestos. We also discussed that when electric current is passed through the cell, then by the electrolysis, different charges are formed which move toward their respective electrode and form the product. Now, we are going to discuss the advantages and disadvantages of diaphragm cell. Here, we will discuss why diaphragm cell is preferred over the other two cell processes. Which one is membrane cell process or mercury cell process. Here we also discuss that how can we improve the compactness of diaphragm cell. Now the first point is electrodes can be placed together and this permits compactness of diaphragm cell of low electrical resistance. What it means, बच्चे इस पॉइंट का क्या मतलब है? देखें बेटा, मैंने आपको बताया कि जब हम वर्किंग पढ़ रहे थे उसमें हमने ये देखा था कि चार्जेस जो हैं, जो आयंस बनते हैं, उन्होंने क्या करना होता है, मूव करना होता है अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ, यानी कैथोड और एनोड की तरफ। अब जब वो आयंस बन गया हमारे पास, अब उन आयंस ने मूव करना है। अगर तो वो जो आयंस के, ये जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके दरमियान फासला ज्यादा है, तो वो जो आयंस बनते हैं उनको अपने रिस्पेक्टिव वो जो आपका एनोड है या कैथोड है उसके ऊपर जाने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बेयर करनी पड़ेगी। जब ज्यादा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बेयर करनी पड़ेगी तो वहां पे क्या होगा, उसकी जो वर्किंग है वो स्लो डाउन हो जाएगी। अब हम क्या चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि उसकी वर्किंग जो है वो बड़ी तेज हो। तो उसको तेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उन इलेक्ट्रोड्स को क्या करते हैं, एक दूसरे के करीब करीब लगा देते हैं। जब हम करीब लगाते हैं तो जो चार्जेस बनते हैं उनको अब मूव करने के लिए अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ थोड़ा ही वक्त लगता है। अब जब थोड़ा वक्त लगता है तो अब वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है उनके ऊपर वो भी कम होती है। जब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम होती है तो वहां पे क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो जल्दी बनता है। जब प्रोडक्ट जल्दी बनता है तो आपका जो वर्किंग है आपके डायाफ्राम सेल की वो तेज हो जाती है। सेकेंड पॉइंट इज दे इजीली बिकम congested with use and therefore must be replaced regularly। क्या मतलब है इस बात का बेटा? बेटा देखें, जो आप लोग ब्राइन यूज करते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड का वाटर के अंदर मिक्सचर जो होता है या सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन होता है वाटर के साथ, तो बेटा उसमें क्या होता है कि उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के साल्ट्स भी आ जाते हैं एज इम्प्योरिटी। जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों जो हैं उनके जो साल्ट्स हैं वो भी इलेक्ट्रोलाइज्ड होते हैं और वो भी अपने अपने आयंस में तब्दील हो जाते हैं। जब वो अपने अपने आयंस में तब्दील हो जाते हैं तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो क्या करना शुरू कर देती है, वो एस्बेस्टॉस जो आपने उसको सेपरेशन के लिए यूज किया था उसके अंदर जो वो परफोरेटेड जो होता है जहां से दूसरे चार्जेस मूव करके अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, उनके अंदर वो है जमना शुरू हो जाता है। जब वो उनके अंदर जमना शुरू हो जाता है तो अब जो आपका डायाफ्राम सेल है उसकी वर्किंग स्लो होना शुरू हो जाती है। तो फिर क्या करते हैं, इस बात को खत्म करने के लिए हम वो जो अपना डायाफ्राम है उसको आफ्टर द रेगुलर इंटरवल्स उसको चेंज करते रहते हैं ताकि हमारी जो वर्किंग है वो स्लो ना हो। And the next point is
diaphragm permits flow of brine from anode to cathode, and this reduces greatly on side reaction like formation of sodium hypochlorite. बच्चे देखें, जब हम वर्किंग पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे देखा था कि ये जो आपके पास साइड रिएक्शन होता था जिसमें आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl का रिएक्शन था, वहां पे सोडियम हाइपोक्लोराइट बन गया था। तो वो ये कहता है कि अगर हम वो जो मूवमेंट थी उनके सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन के, अगर हम उनकी मूवमेंट को क्या कर लें, स्टॉप कर लें, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड जो साइड प्रोडक्ट है वो नहीं बनेगा। और डायाफ्राम सेल में यही होता है कि वो प्रोडक्ट को मूव नहीं करने देता और चार्जेस को मूव करने देता है, आयंस को मूव करने देता है। जब वो प्रोडक्ट्स को मूव ही नहीं करने देगा तो हमारे पास साइड जो प्रोडक्ट होगा वो भी नहीं बनेगा और हमारी जो वर्किंग होगी वो इजी हो जाएगी। And the next point is diaphragm cells with metal cathode like titanium coated with rare earth oxides rarely develop congested diaphragm and do not require regular replacement. This reduce on operating costs. बेटा जी, हमने अभी जो सेकंड पॉइंट पढ़ा था उसमें हमने क्या कहा था कि ये जो आपके डायाफ्राम्स हैं वो कंजेस्टेड हो जाते हैं ड्यू टू कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो वहां पे कोलैगिंग होती है, यानी वहां पे जो जमना शुरू हो जाते हैं। वो कहता है कि वो जो कोलैगिंग है हम उससे भी बच सकते हैं अगर हम जो आपके जो कैथोड है उसको टाइटेनियम का बना हो और उसके ऊपर रेयर अर्थ मेटल ऑक्साइड्स जो हैं उनकी कोटिंग की हो। अब वो जो कोटिंग जब आप करेंगे तो वो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के वो जो आयंस थे जिनकी कोलैगिंग हो रही थी एस्पेस्टास के ऊपर, अब वो कोलैगिंग नहीं होगी। अब जब कोलैगिंग नहीं होगी तो उसका क्या फायदा होगा कि वो जो आपकी आयंस की मूवमेंट थी वो स्मूथ रहेगी। जब आयंस की मूवमेंट स्मूथ रहेगी तो अब वो जो हम रिप्लेसमेंट करते आते थे विद रेगुलर इंटरवल के साथ एस्पेस्टास की, वो जो डायाफ्राम था उसकी एस्पेस्टास का जो बना हुआ था, अब वो हमें रिप्लेसमेंट नहीं करनी पड़ेगी। अब जब रिप्लेसमेंट नहीं करनी पड़ेगी तो हमारा जो प्रोसेस होगा वो सस्ता हो जाएगा। इसलिए हम उसको कहते हैं कि वो क्या करता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है उसको डिक्रीज कर देता है। तो ये बेटा इसके कुछ पॉइंट्स थे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं। Dear students, we are discussing the advantages and disadvantages of diaphragm cell. So far we have discussed 4 points in advantages and disadvantages. Now we are going to discuss the 5th point. The 5th point is the release of asbestos to the environment is a major anticipated problem of diaphragm cells. Diaphragms made of corrosion resistant plastics are a proposed solution to asbestos pollution. बेटा क्या कहता है इस पॉइंट में? इस पॉइंट में वो ये कहता है कि जब आप डायाफ्राम सेल से काम कर रहे होते हैं, अब वो जो डायाफ्राम सेल है आपका वो एस्बेस्टॉस का बना होता है। अब वक्त के साथ साथ वो एस्बेस्टॉस को रिलीज करता रहता है। जब वो एस्बेस्टॉस को रिलीज करता है तो वहां पे एस्बेस्टॉस पोल्यूशन कॉज होती है। वो जो पोल्यूशन है वो लंग्स की जो डिजीज हैं उनको ज्यादा स्ट्रेंथनिंग कर देती है, यानी उनको ज्यादा बढ़ा देती है। अब उस पोल्यूशन के ऊपर आप ओवरकम कैसे कर सकते हैं? अब उस पोल्यूशन को ओवरकम ऐसे कर सकते हैं कि वो जो डायाफ्राम है, अगर आप कोरोजन रेजिस्टेंट प्लास्टिक्स का बना यूज कर लेते हैं तो उससे क्या होगा कि वो जो डायाफ्राम निकल रहा था आपके, सॉरी, जो वो जो एस्बेस्टॉस निकल रहा था आपके डायाफ्राम से, अब वो निकलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जिससे डायाफ्राम से निकलने वाले एस्बेस्टॉस की जो पोल्यूशन कॉज होती थी अब वो ओवरकम हो जाएगी। तो ये है बेटा इसका जो एक डिसएडवांटेज था, उसको कैसे ओवरकम कर लेते हैं वो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज a major advantage is that the diaphragm cell can operate on dilute 50% reasonably impure brine. Such brine produce dilute sodium hydroxide about 50% contaminated with
sodium chloride. Concentration to about 50% are achieved by use of multi-effect evaporators. Studies have shown that nearly 2600 kg of water must be evaporated to obtain 1 ton of 50% caustic soda. इस पॉइंट में वो क्या कहता है बेटा, इस पॉइंट में वो कहता है कि इसका जो मेजर एडवांटेज है वो ये है कि आप 20% तक जो आपके पास ब्राइन है, इम्प्योर ब्राइन है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं इसके इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। जब आप ऐसा सॉल्यूशन यूज करेंगे जो कि डाइल्यूटेड फॉर्म में है, यानी 20% वो इम्प्योर है तो वो क्या है, डाइल्यूटेड फॉर्म में है। अगर आप इतना डाइल्यूटेड आपका जो ब्राइन है वो यूज करते हैं तो उससे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके पास आएगा, यानी जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा वो 15% तक क्या होगा, यानी उसके अंदर जो सोडियम क्लोराइड की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन होगी वो 15% होगी। अब अगर आप उस 15% को मजीद आप क्या करना चाहते हैं, उसको कंसंट्रेटेड करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप वहां से वाटर को रिमूव करें। तो उसके लिए डिफरेंट एवेपोरेटर्स आप यूज करते हैं। स्टडीज में ये बात देखी गई है कि अगर आपके पास 1 टन जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, आप उसको 50% तक कंसंट्रेटेड करना चाहते हैं, तो आपको 2600 किलोग्राम वाटर जो है उसको एवेपोरेट करवाना पड़ेगा, तब जाके आप जो है 50% तक सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन जो है आपको मिल सकता है। क्या मतलब है इस पॉइंट का बेटा, इस पॉइंट का मतलब ये है कि आप जो है ब्राइन जो आपका है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन बात ये है डाइल्यूटेड फॉर्म में तो ले सकते हैं, बट एट द एंड आपको अच्छी कंसंट्रेशन हासिल करने के लिए आपको वहां पे एवेपोरेशन करवानी पड़ेगी, और वो एवेपोरेशन जो है वो ज्यादा मिकदार में हो सकती है, जैसे कि 50% कास्टिक, ये जो आपका कास्टिक सोडा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको लेने के लिए आपको 1 टन जो सॉल्यूशन है उसमें से 2600 किलोग्राम वाटर को एवेपोरेट करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज diaphragm cell technology is still in use, but the use of asbestos in the cell causing new plants to turn in the newer ion exchange membrane or the technologies। बेटा वो ये कहता है कि डायाफ्राम सेल्स के जरिए ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन है ये अभी भी यूज होता है, लेकिन अब जो डायाफ्राम सेल है, डायाफ्राम की जगह वहां पे अब मेम्ब्रेन्स जो है वो यूज करते हैं एज अ आयन एक्सचेंज के तौर पे। तो ये थी बेटा इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। Now students, after the discussion of diaphragm cell and mercury cell, now we are going to discuss membrane cell. Membrane cell have some advantages. Why these advantages are, now we will discuss here. Improved design of membrane cell and cheaper purification have increased the economics of the new membrane process. In this process, rather than using a diaphragm, a semi-permeable membrane made of plastic sheets is used to separate the anode and cathode compartments. बच्चे वो क्या कहता है इसमें, वो ये बात कहता है कि जो आप डायाफ्राम सेल यूज करते थे उसमें क्या था कि आप उसमें एनोड और कैथोड को सेपरेट करने के लिए एस्बेस्टॉस का डायाफ्राम यूज करते थे, जो कि क्या था, एक वेरी डेंजरस एलिमेंट को वो क्या करता था, वहां पे डिस्चार्ज करता था, जो कि पोल्यूशन काज करता था। अब वो ये कहता है कि इस मेम्ब्रेन सेल के अंदर इन्होंने क्या किया है कि डायाफ्राम सेल जो है, या सॉरी जो एस्बेस्टॉस जो डायाफ्राम जिसका यूज करते थे उसको उन्होंने रिमूव करके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज की है, जो कि प्लास्टिक शीट्स की बनी होती है। और अब ये वाली जो शीट है बेटा जी, ये सेपरेट करती है उनको कैथोड और एनोड को।
और इसके अंदर जो प्योरिफिकेशन होती है वो भी बड़ी चीप वे में होती है। इसके अलावा एक और बात जो यहाँ पे है वो ये है बेटा कि इसका इम्प्रूव स्टाइल है, इम्प्रूव डिजाइन है। इम्प्रूव डिजाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब बिल्कुल वही है कि डायाफ्राम को हटा के उसकी जगह वहां पे आपने प्लास्टिक शीट को लगा दिया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है, प्लास्टिक शीट्स आर पोरस एंड केमिकली एक्टिव टू अलाउ सोडियम आयन टू पास थ्रू बट रिजेक्ट हाइड्रोक्सल आयन। अब देखें, अब इन प्लास्टिक शीट्स का क्या मतलब है? इन प्लास्टिक शीट्स का मतलब ये है कि जब हम आपके पास क्या है कि आयंस बन गए हैं, अब ये तो अलाउ कर देता है कि वहां से सोडियम आयन जो है पास कर जाए उस तरफ, ठीक है, दूसरी तरफ पास कर जाए, लेकिन हाइड्रोक्सल आयन को वापस पास नहीं होने देता, जिस वजह से क्या होता है कि प्रोडक्ट जो है वो पास आउट नहीं होता, और अगर कोई चीज पास आउट होती है तो वो क्या है? आयंस है। ठीक है, जब ये इस तरह के तरीके की सेपरेशन है इसमें, तो इस वजह से इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली है। इस इंपॉर्टेंस की वजह से मेम्ब्रेन सेल जो है बहुत ज्यादा यूज होता है कास्टिक सोडा की प्रिपरेशन में। अब देखें, हमने इसके अंदर तीन चीजें जो है डिस्कस की हैं। पहली ये है कि इसका इम्प्रूव डिजाइन है, और जो प्योरिफिकेशन है वो चीपर है, इसलिए इसको हम ज्यादा यूज करते हैं। दूसरी बात हमने ये कही कि जो डायाफ्राम सेल में एस्बेस्टॉस का डायाफ्राम हम लोग यूज करते थे, इसके अंदर हमने वो रिप्लेस कर दिया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि प्लास्टिक की बनी होती है उसके साथ। अब वो जो प्लास्टिक शीट है बिल्कुल वही काम करती है जो काम कौन सा करते था, जो आपका डायाफ्राम था वो करता था। यानी वो चार्जेस को पास होने देता था लेकिन प्रोडक्ट को पास नहीं होने देता था। ये जो प्लास्टिक की बनी हुई शीट है ये भी बिल्कुल वही करती है। ये सोडियम आयन को तो पास होने देती है लेकिन हाइड्रोक्सल आयन को वापस पास नहीं होने देती, जिस वजह से जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेपरेटेड रहते हैं और जो आयंस हैं वो भी सेपरेटेड रहते हैं, और कोई भी दोबारा साइड चेन रिएक्शन नहीं होता। ये जो साइड चेन रिएक्शन नहीं होते, इस वजह से इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और बहुत ज्यादा यूज होते हैं। Students, so far we have discussed about the membrane cell. We have said that in the membrane cell, at the place of diaphragm, we have used semi-permeable membrane which is formed of plastic, which allow the charges to pass through but does not allow the product to pass through. Now we are going to discuss some examples of membrane. The first one is, an example of membrane material is perfluorosulfonic acid polymer. बेहतरीन एग्जाम्पल जो है बेटा मेम्ब्रेन मटेरियल की वो है परफ्लोरोसल्फोनिक एसिड पॉलीमर। The membranes excludes OH negative and Cl negative ions from the anode chamber, thereby making the product free from the salt contamination and experience in the diaphragm cell. बेटा ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये क्या करता है, ये OH नेगेटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन को वो जो आपके प्रोडक्ट्स है ना, या जो आपके एनोड चेंबर है उसकी तरफ जाने ही नहीं देता। जब उसकी तरफ ये नहीं जाएंगे उसका क्या फायदा होगा? उसका फायदा ये होगा कि यहाँ पे क्लोरीन नहीं बनेगी। जब क्लोरीन नहीं बनेगी बेटा जी, तो वो जो साइड चेन रिएक्शन था जिसमें NaCl बन गया था वो नहीं बनेगा। अब उसका क्या फायदा होगा? अब उसकी साल्ट की कंटामिनेशन ही नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास जो प्योर जो प्रोडक्ट होगा ना वो बनेगा। तो ये जो है इसका बेहतरीन फायदा है कि ये क्या करता है, OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव दोनों को एक्सक्लूड कर देता है, उनको जाने ही नहीं देता एनोड चैम्बर की तरफ, जिस वजह से क्या होता है हमारे पास इजीली प्रोडक्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्या है, द मेम्ब्रेन सेल्स use more concentrated brine solution and produce purer and more concentrated sodium hydroxide which require less evaporation during the concentration. बच्चे यहाँ पे एक छोटी सी बात जो इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है वो ये है, बाकी सेल्स की निस्बत ये जो मेम्ब्रेन सेल है ना बेटा, ये मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन जो ब्राइन सोल्यूशन होता है उसको यूज करता है। अब देखें बेटा, मोर कंसंट्रेटेड यूज करेगा तो मोर कंसंट्रेटेड और प्योरर जो है आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा,
जब मोर कंसंट्रेटेड और मोर प्योरर आया है, तो अब आप उसको अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन करना चाहते हैं, यानी लेट्स सपोज आपका वो पहले 50% आया है, अब आप उसको 90% या 98% तक ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत कम जो है वहां पे क्या करना पड़ेगा, वाटर की एवेपोरेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बेटा हमने 3 पॉइंट्स जो डिस्कस किए हैं, वो हमने डिस्कस किया है बेटा मेम्ब्रेन सेल के बारे में। मेम्ब्रेन्स जो होती हैं बेटा वो पर फ्लोरोसल्फोनिक एसिड का बनी होती हैं, मटेरियल्स की होती हैं बेटा, या पॉलीमर होता है उसका बेटा। उसके बाद हमने ये कहा कि ये OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव को एनोड कंपार्टमेंट की तरफ ही नहीं जाने देता, जिस वजह से क्लोरीन नहीं बनती। अब क्लोरीन ना बनने की वजह से वहां पे साल्ट नहीं बनता। अब जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो साल्ट कंटामिनेशन के बगैर बना है, जिस वजह से यहाँ पे ये क्या होता है, प्योरर कंपाउंड बनता है हमारे पास। उसके बाद उसने कहा कि यहाँ पे जो ज्यादा वो अहमियत के काबिल बात है या ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो हमारे पास मेम्ब्रेन सेल है ये मोर कंसंट्रेटेड ब्राइन सॉल्यूशन यूज करता है। अब उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा ये होगा चूंकि मोर कंसंट्रेटेड ब्राइन सॉल्यूशन है, अब उससे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो भी मोर कंसंट्रेटेड होगा। अब अगर वो मोर कंसंट्रेटेड है, अब उसको मजीद आप कंसंट्रेटेड करना चाहते हैं बेटा जी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत कम मिकदार में एवेपोरेशन करनी पड़ेगी। अब जैसे हमने डायाफ्राम सेल में हमारे पास 15% बना था, तो हमें प्योर 50% लेने के लिए हमें क्या करना पड़ा था, 26,000 किलोग्राम को एवेपोरेट करना पड़ा था वाटर को। लेकिन यहाँ पे हमारे पास आया ही प्योरर है, तो हमें बहुत कम मिकदार में वाटर को यहाँ पे एवेपोरेट करवाना पड़ेगा और हमारे पास क्या बनेगा, प्योर प्रोडक्ट बनेगा। स्टूडेंट्स, अब तक हमने देखें पढ़ा है मेम्ब्रेन सेल की वर्किंग के बारे में। हमने कहा है कि मेम्ब्रेन सेल में क्या होता है कि वो जो डायाफ्राम होता है उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं एक मेम्ब्रेन के साथ, जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, प्लास्टिक की बनी होती है। वो क्या करती है, वो सोडियम आयन को तो मूव करने देती है, लेकिन हाइड्रोक्सिल आयन और क्लोराइड आयन को मूव नहीं करने देती। अब जब वो मूव नहीं करने देती तो क्लोरीन गैस नहीं बनती, क्लोरीन गैस नहीं बनती तो साइड प्रोडक्ट्स नहीं बनते। ये सारी चीजें हमने पहले ही डिस्कस कर ली हैं। यहां पे हमने ये डिस्कस करना है कि बाय शोइंग फिगर हमने ये देखना है कि कैसे कैसे ये प्रोसेस होता है। तो इसमें वो कहता है बेटा जी, ब्राइन इज pumped into anode compartment and the only sodium ion passed into the cathode compartment which contain pure water. Thus the caustic soda produced has very little salt contamination. तो वो ये कहता है बेटा जी कि क्या होता है, एनोड कंपार्टमेंट में आपने रखा, आपने किसको, ब्राइन को, वहां से आपने उसके अंदर से जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो क्या होता है, आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस होती है। इलेक्ट्रोलिसिस से क्या होगा, सोडियम आयन अलग हो जाएगा, क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा, OH अलग हो जाएगा आपके पास। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपके पास Cl जो है अलग हो जाएगा, H पॉजिटिव अलग हो जाएगा। अब क्या है, अब वो मेम्ब्रेन जो है, अब चूंकि चार्जेस सेपरेट हो गए, अब चार्जेस ने क्या करना है, मूव करना है। सोडियम ने कैथोड की तरफ मूव करना है, क्लोराइड ने एनोड की तरफ मूव करना है। अब उसके बाद क्या है, OH जो है उसने फिर क्या करना है, वो भी उसी की तरफ मूव करना है आगे। तो ये अब मेम्ब्रेन का क्या काम है, मेम्ब्रेन का काम ये है बेटा जी, मेम्ब्रेन ये करता है कि वो सोडियम आयन को कंपार्टमेंट की तरफ जाने देता है, कैथोड कंपार्टमेंट की तरफ, बाकी किसी चीज को कैथोड कंपार्टमेंट की तरफ नहीं जाने देता। जब वो नहीं जाने देता वहां पे, तो नेक्स्ट फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बन गया है ना। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बना है बेटा, उसके अंदर चूंकि NaCl का मिक्सचर आपस में नहीं हुआ, दोबारा वो क्लोराइड गैस का मिक्सचर यहाँ पे सोडियम के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ नहीं हुआ, तो उस वजह से क्या होगा, साल्ट नहीं बनेगा। अब जब साल्ट नहीं बनेगा या बनेगा तो बहुत कम मिकदार में बनेगा, यानी साल्ट की जो कंटामिनेशन होगी वो बहुत कम होगी। जब साल्ट की कंटामिनेशन कम होगी तो उससे क्या होगा, अब आपके पास प्योर प्रोडक्ट बनेगा। प्योर प्रोडक्ट जो बनता है, इस वजह से ये मेम्ब्रेन सेल्स जो होते हैं ये ज्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। अब अगर बेटा जी आप इसके अंदर ये जो इसने फिगर दिखाई है इसको देखें,
तो यहाँ पे बेटा क्या है, उसने एनोड यूज किया है, कैथोड यूज किया है, यहाँ पे उसने क्लोरीन गैस आउटलेट भी दिखाया है, हाइड्रोजन गैस आउटलेट भी दिखाया है। उसके बाद उसने जहाँ पे नीचे जो है वो रेड कलर में उसने दिखाया है, जो कि आपके पास क्या है, कास्टिक सोडा की लेयर है। तो ये जो है बेटा चीजें उसने यहाँ पे दिखाई हैं। तो ये तरीका था बेटा, आपने क्या करना है, मेम्ब्रेन सेल के जरिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करना है। तो बेटा जी अब तक हमने ये चीजें डिस्कस की हैं कि हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बेटा जी मरकरी सेल के जरिए भी प्रिपेयर किया, उसके बाद हमने क्या किया, डायाफ्राम सेल के जरिए भी प्रिपेयर किया, फिर उसके बाद हम लोग कहाँ पे चले गए, हम लोग चले आए इसकी तरफ, मेम्ब्रेन सेल की तरफ। हमने बेटा जी मरकरी सेल के डिसएडवांटेजेस भी देखे, उसके बाद डायाफ्राम सेल के डिसएडवांटेजेस भी देखे। मेम्ब्रेन सेल के अंदर हमने देखा कि इसके तकरीबन ऑलमोस्ट एडवांटेजेस हैं। तो हम इस वजह से मेम्ब्रेन सेल को क्या करते हैं बेटा जी, ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बाकी तमाम के निस्बत। Dear students, after discussing the chloroalkali process in which we use different cells which are diaphragm cell, cell membrane cell or mercury cell. In mercury cell we have seen many processes which we have discussed earlier, and in diaphragm cell we also discuss its processing, and in membrane cell we also discuss its process. तो बच्चे डायाफ्राम सेल, मरकरी सेल और इसके अलावा मेम्ब्रेन सेल जो था हमारे पास, हमने इन सबको डिस्कस किया। वो सारे के सारे क्या थे, क्लोरोअल्कली प्रोसेस को प्रोसीड करवाने के लिए थे। फिर हमने उनके अंदर ये भी देखा कि डायाफ्राम सेल और मरकरी सेल में क्या फ़र्क है। इसी तरीके से हमने डायाफ्राम सेल और मेम्ब्रेन सेल में क्या फ़र्क है, ये सारा कुछ देखा। तो बच्चे हमने ये सारी चीज़ें जो देखी, इसमें हमने एक बात जो थी कॉमन हमारे पास, वो ये देखी कि जितने भी ये सारे प्रोसेस हैं, इन सब में क्या होता है कि इलेक्ट्रोलिसिस होती है ब्राइन की। फिर इलेक्ट्रोलिसिस होती है जब ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस हो गई, उसके बाद उसकी प्योरिफिकेशन होती है। प्योरिफिकेशन जब हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, चार्जेस जो होते हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं। जब वो मूव करते हैं तो जो पॉजिटिव वाले चार्ज वाले होते हैं वो हमारे पास जाते हैं कैथोड की तरफ, और जो नेगेटिव वाले होते हैं वो जाते हैं हमारे पास एनोड की तरफ। अब फिर हमने वहां पे डिस्कस किया था कि जो एनोड होता है उसके ऊपर जो है आपके पास क्लोरीन गैस बनती है, जबकि जो आपके पास कैथोड होता है उसके ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा बनता है। इसी तरीके से वो कहता था कि क्लोरीन को हम सेपरेट कर लेते हैं, हाइड्रोजन को हम अलग सेपरेट करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम अलग सेपरेट करते हैं। तो इन सारे प्रोसेस जो हैं इनको वो जो है फ्लो शीट डायग्राम में एक्सप्लेन करता है। वो कैसे करता है बेटा, देखें सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सॉलिड साल्ट है। अब आपने उसका ब्राइन बनाया है, यानी साल्ट को आपने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है। वाटर के अंदर डिसॉल्व करने के बाद आपके पास ब्राइन सोल्यूशन बना है। अब इस ब्राइन सोल्यूशन के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है। उसको आप उन इम्प्योरिटीज को खत्म करते हैं, तो खत्म करने के लिए फिर वहां पे क्या करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या सोडियम कार्बोनेट के साथ या बेरियम कार्बोनेट के साथ उनको जब आप रिएक्शन करवाते हैं वहां पे, तो वहां पे क्या होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फेट्स जो हैवी मेटल्स के होते हैं वो वहां पे सेपरेट हो जाते हैं। अब फिर वहां पे जो ये तो सेपरेट हो गया, अब हमारे पास उसके अंदर बाकी जो बच जाते हैं वो बच जाते हैं सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। तो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो है, फिर आप कार्बन को ऐड करके सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्टिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं और फिर दोबारा उसको प्योर कर लेते हैं। यानी ये जो अब प्योरिफिकेशन होगी ये सेकंड ब्राइन प्योरिफिकेशन होगी। फर्स्ट ब्राइन प्योरिफिकेशन में, जिसमें हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन के सल्फेट्स वगैरह जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। सेकंड ब्राइन प्योरिफिकेशन, इसमें पीएच को कंट्रोल करते हैं। अब जब हमारे पास ब्राइन बिल्कुल प्योर हो गया है, अब उसके इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। कोई भी आप सेल यूज कर सकते हैं ब्राइन, जैसे डायाफ्राम सेल है, मरकरी सेल है, उसके बाद मेम्ब्रेन सेल है। तो हमने कहा था कि मेम्ब्रेन सेल जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इसके इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। तो हमने क्या किया, फिर मेम्ब्रेन सेल को यूज किया। जब हमने मेम्ब्रेन सेल को यूज किया तो फिर क्या हुआ कि कास्टिक सोल्यूशन हमारे पास बन गया। अब हमने फिर उसकी कंसंट्रेशन की, कूलिंग की उसको, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास आ गया।
अब जो है हमारे पास दो चीजें हमारे पास बनी बेटा जी, एक हमारे पास क्या बना, क्लोरीन बना और एक बना हाइड्रोजन। अब बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, आप हमारे माइंड में आता है कि हमने मेम्ब्रेन सेल को क्यों ज्यादा प्रेफर किया है। तो बेटा देखें, हमने पहले ही डिस्कस किया था कि साइड चेन रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर साइड चेन रिएक्शंस होंगे तो सोडियम हाइपोक्लोराइड बनेगा, HCl दोबारा बनेगा। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए हमने मेम्ब्रेन सेल को यूज किया। अब जो बेटा हाइड्रोजन है उसको हमने कैसे अलग करना है, और जो क्लोरीन है बेटा उसको हम कैसे अलग करेंगे। तो हाइड्रोजन को बेटा अलग करेंगे, कूलिंग करेंगे और हाइड्रोजन गैस को सेपरेट कर लेंगे हम लोग। इसके अलावा ये जो क्लोरीन है बेटा, इसकी वही उसी तरीके से कूलिंग करेंगे, ड्राइंग करेंगे और उसकी लिक्विफिकेशन करके उसको लिक्विड क्लोरीन हम लोग क्या कर लेते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे एक और बात भी है कि ये जो इसकी कंसंट्रेशन है, इसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ी मिकदार में जो है, अगर हमारे पास जहाँ पे जब हम इसकी कंसंट्रेशन कर रहे थे कास्टिक सोडा को हमने सेपरेट किया था, अगर इसकी कुछ मिकदार यहाँ पे बच भी जाती है तो उसको फिर भी हम डिक्लोरिनेशन के जरिए उसको सेपरेट करके फिर उसको ब्राइन बनाने में हमारे पास वो मदद देता है या काम करता है। तो अगर मैं फिर इसको एक दफा एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा, मैं ये कहता हूँ बेटा मेरे पास सॉलिड साल्ट है, मैंने उसका ब्राइन बनाया है, ब्राइन के बाद उसकी मैंने फर्स्ट प्योरिफिकेशन करवाई है जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फेट्स के हैवी मेटल्स जो थे वो सेपरेट हो गए हैं। इसके बाद मैंने दोबारा प्योरिफिकेशन करवाई है जिसके अंदर ऑर्गेनिक सॉल्युबल इंप्योरिटीज जो थी मैंने उनको सेपरेट करवा लिया। उसके बाद फिर मैंने इलेक्ट्रोलिसिस करवाई तो हाइड्रोजन अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया। अब मेरे पास ब्राइन सोल्यूशन बन गया है, सॉरी कास्टिक सोल्यूशन बन गया है। मैंने उस कास्टिक सोल्यूशन की जो है उसको दोबारा उसको कंसंट्रेटेड करने के लिए उसमें से वाटर को रिमूव करवाया है तो वो कंसंट्रेटेड कास्टिक सॉल्यूशन बन गया है। फिर मैंने उसको कूल किया है, ड्राई किया है और मेरे पास वो जो है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया है। तो ये जो है बेटा जी, ये इसका पूरा प्रोसेस है कि किस तरीके से आप क्लोरो अल्कली प्रोसेस के जरिए कोई भी सेल को यूज करते हुए, वो सेल हमारे पास क्या है, मेम्ब्रेन सेल भी हो सकता है वो मेरे पास डायाफ्राम सेल भी हो सकता है, वो मेरे पास मर्करी सेल भी हो सकता है, इनको यूज करते हुए कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करते हैं। Students, after discussing the preparation methods of sodium hydroxides by different methods, like by using chloroalkali, in chloroalkali we have used three methods. First one was brine, first one was diaphragm method, second one was membrane cell method, and the third one was mercury cell methods. Now we are going to discuss some reactions of sodium hydroxides. As I have said earlier that sodium hydroxide is a very important compound or a very important chemical which is commonly being used in many places, in many reactions, as a catalyst or as a base. Now we are going to discuss its some reactions which will illustrate its chemical importance. The first one is reaction with acids. Sodium hydroxide react with protic acid to produce water and the corresponding salts. For example, when sodium hydroxide react with the hydrochloric acid, sodium chloride is formed. बेटा जी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है जब एसिड्स के साथ प्रोटिक एसिड्स, बेटा जी प्रोटिक एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जो के क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर सकते हैं, या आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जिनमें आपका हाइड्रोजन आयन जो है बेटा जी वो कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तो उनको कहते हैं प्रोटिक एसिड। तो जब आप प्रोटिक एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें होता क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बेटा, इसमें से जो हाइड्रोक्सल आयन जो होता है वो एसिड का जो H होता है उसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और HCl बनाता है, और सोडियम का Na पॉजिटिव जो है वो क्या करता है बेटा जी, वो Cl नेगेटिव जो HCl का है, लेट्स सपोज करते हैं, उसके साथ कनेक्ट होकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। अब जैसे देखें बेटा जी फिगर के अंदर यहां पे क्या हुआ है, यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्ट किया है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। जब उसने हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ
रिएक्ट किया है यहाँ पे, तो आपके पास प्रोडक्ट में आपके पास बना है बेटा NaCl और उसके साथ बना है वाटर। बेटा ये जो रिएक्शन होता है ना, इन जनरल सच न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय वन सिंपल नेट आयोनिक इक्वेशन। बेटा ये जो रिएक्शंस है ना, जैसे मेरे पास हमारा यहाँ पे साल्ट और बेस का रिएक्शन है बेटा, ये सॉरी बेस और एसिड का रिएक्शन है। बेटा हमेशा याद रखिएगा, जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है ना, तो वहां पे हमेशा साल्ट बनता है और साथ वाटर बनता है, और इन रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं। और इनको जनरली जो है बेटा सिंपल इक्वेशन के साथ शो करवाते हैं, जैसे उसने बेटा हाइड्रोक्सिल आयन और आपके पास हाइड्रोजन आयन का रिएक्शन है बेटा, और साथ हमारे पास क्या बना है, वाटर बना है। उसके बाद बेटा वो कहता है this type of reaction with strong acid release heat and hence is exothermic. Such acid base reaction can also be used for the titrations. However, sodium hydroxide is not used as primary standard because it is hygroscopic and absorb carbon dioxide from air. बेटा जी वो ये कहता है कि ये जो रिएक्शंस है ना स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ स्ट्रॉन्ग बेसिस के, ये हीट को खारिज करते हैं। अब आपको पता है कि ऐसे तमाम रिएक्शंस जिनके अंदर हीट खारिज होती है उनको आप कहते हैं बेटा जी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और यही रिएक्शंस जो है बेटा टाइट्रेशंस के अंदर भी यूज होते हैं। टाइट्रेशन जो है बेटा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि आप नॉन कंसंट्रेशन को यूज करते हुए ऐसे कंपाउंड की कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं जिसकी आपको कंसंट्रेशन नहीं पता होती। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बेटा, इनको प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के तौर पे यूज नहीं करते। फिर एक बात और भी ये कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बेटा वो हाइग्रोस्कोपिक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है। तो ये बेटा इसके रिएक्शंस हैं। तो पहला रिएक्शन जो है इसके अंदर एसिड्स के साथ रिएक्शन है, जिसमें क्या है कि एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे और वहां पे क्या बनेगा, वाटर बनेगा और साथ साल्ट बनेगा। फिर वो ये कहता है कि ये जो एसिड बेस के रिएक्शंस होते हैं यहाँ पे हीट खारिज होती है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये कहता है कि टाइट्रेशन के अंदर भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। फिर वो कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेटा जी हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती है। हाइग्रोस्कोपिक मीन मॉइस्चर को भी अब्सॉर्ब करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी अब्सॉर्ब करती है। कहां से, एयर से। आफ्टर द डिस्कशन ऑफ reactions of sodium hydroxide with acid, now we are going to discuss its reaction with acidic oxides. Sodium hydroxide also react with acidic oxides such as sulfur dioxide. Such reactions are often used to scrub harmful acidic gases like sulfur dioxide and H2SO4 produced in the burning of coal and thus prevent their release into the atmosphere. बेटा जी सल्फर डाइऑक्साइड जो कि एक एसिडिक ऑक्साइड्स है, इसके साथ हमने अब इसके क्या करने हैं, रिएक्शंस को डिस्कस करना है। हमने पहले इसके रिएक्शंस को डिस्कस किया था एसिड्स के साथ। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसके रिएक्शंस को। किसके रिएक्शंस है बेटा जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शंस को एसिडिक ऑक्साइड्स के साथ। जब आप बेटा जी एसिडिक ऑक्साइड्स के साथ इसके रिएक्शंस को करते हैं तो बेटा जी ये क्या करती है, ये ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो कि हार्मफुल गैसेस होती हैं उनको रिमूव करती है। जैसे हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड एक हार्मफुल गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है हमारे पास एक हार्मफुल गैस है। तो जब ये एसिडिक है, जब ये इनके साथ रिएक्शन करती है तो इनको एटमॉस्फेयर से स्क्रब कर लेते हैं, यानी निकाल लेती है। तो हमारे पास जो है जो हार्मफुल गैसेस होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। और ये वाली जो गैसेस हैं ये बर्निंग ऑफ कोल से बनती हैं, और जब उनके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कर लेती है तो ये जो गैसेस हैं ये फिर एटमॉस्फेयर में नहीं आ सकती। जब क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पे सोडियम सल्फाइड बनता है और उसके साथ वाटर बनता है। ये जो है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसके अंदर क्या है सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रही है और क्या बन रहा है, हमारे पास सोडियम सल्फाइड बन रहा है और साथ क्या बनता है, वाटर बनता है।
बेटा ये जो एसिडिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शंस हैं, ये इंपॉर्टेंस ज्यादा इसलिए रखते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें जो हार्मफुल गैसेस हैं हम उनको स्टॉप कर लेते हैं, हम उनको फॉरबिड कर लेते हैं एटमॉस्फेयर में आने से। जैसे हमारे पास बेटा सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में आता है तो ये एसिड रेन का बेस बनता है। जब ये एसिड रेन का बेस बनता है तो आपको पता है कि एसिड रेन जो है बहुत ज्यादा नुकसानदायक है हमारे प्लांट्स के लिए, हमारे बिल्डिंग्स के लिए। तो इसलिए बेटा सल्फर डाइऑक्साइड को रोक लेता है, इसलिए हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन सल्फाइड भी जो है बेटा वो क्या होता है, जब रिड्यूस होता है, सॉरी जब ऑक्सीडाइज होता है यानी उससे हाइड्रोजन रिमूव होता है तो सल्फर बनता है। अब जब सल्फर बनेगा तो वो फिर जो है एसिडिक रेन का बायस बनेगा। इसलिए बेटा ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल है रिएक्शंस। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन, नाउ आफ्टर डिस्कसिंग द रिएक्शंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद acidic oxides and acids. Now we are going to discuss the reactions of sodium hydroxides with metals and oxides. The first point is the glass reacts slowly with aqueous sodium hydroxide solution at ambient temperature to form soluble silicates. बेटा वो कहता है कि ग्लास जो है आपके पास वो एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है। जब वो उसके साथ रिएक्ट करता है तो वाटर सॉल्युबल सिलिकेट्स बनते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस ग्लास जॉइंट्स एंड स्टॉप पॉक्स एक्सपोज्ड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड हैव टेंडेंसी टू फ्रीज। इस वजह से वो ये कहता है बेटा कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, स्टॉप पॉक्स जो है बेटा, जब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उनका रिएक्शन किया जाता है तो वो फ्रीज होने की टेंडेंसी रखते हैं। फ्लास्क्स एंड ग्लास लाइन chemical reactors are damaged by long exposure to hot sodium hydroxide which also frost the glass. बेटा वो ये कहता है कि ये जो डिफरेंट फ्लास्क्स होती हैं या कोई डिफरेंट अपरेटस होते हैं जिनके अंदर ग्लास की लाइनिंग की होती है आपने, अगर उनके अंदर आप ज्यादा देर के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को रखते हैं या उनके साथ ज्यादा देर तक सोडियम हाइड्रोक्साइड का उनके साथ कांटेक्ट कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है कि उनको क्या करता है, डैमेज कर देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड डज नॉट अटैक iron at room temperature since iron does not have amphoteric properties, like it is only dissolved in acid, not base. बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आयरन के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये जो आपका आयरन होता है ये एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज नहीं रखता। इट मींस अब अगर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व नहीं हो रहा, इसका क्या मतलब होगा कि आयरन जो है वो बेस के जरिए कोई नुकसान नहीं होता उसको। अगर नुकसान होता है उसको तो वो किसके जरिए होता है, एसिड्स के जरिए होता है। तो बेटा अब तक हमने ये देखा इसके अंदर कि ग्लास जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्युबल सिलिकेट्स बनाता है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि ग्लास या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल जिसको ग्लास के साथ लाइनिंग की होती है आपने, अगर उसको ज्यादा देर तक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप रिएक्ट करवाते हैं या ज्यादा देर तक उनके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड को रखते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड उसको डैमेज कर देता है। फिर हमने ये देखा कि आयरन को सोडियम हाइड्रोक्साइड डैमेज नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो उसकी एम्फोटेरिक की नेचर नहीं होती आयरन की। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आयरन को सिर्फ हमारे पास एसिड जो है वो डैमेज कर सकता है लेकिन बेस डैमेज नहीं कर सकती। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, एट हाई टेम्परेचर अबाउ 500 डिग्री सेंटीग्रेड आयरन कैन रिएक्ट endothermically with the sodium hydroxide to form iron 3 oxide, sodium metal and hydrogen gas. This is due to the lower of enthalpy of formation of iron 3 oxide minus 824.2 kilojoule per mole compared to sodium hydroxide minus 500 kilojoule per mole. Thus the reaction is thermodynamically favorable although it is endothermic in nature, indicates non-spontaneity.
तो बेटा वो ये कहता है, हमने पहले तो ये पढ़ा है कि लोअर टेम्परेचर के ऊपर यानी रूम टेम्परेचर के ऊपर आयरन उसके साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन जब आप उसको क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर देते हैं अबव 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहां पे एंडोथर्मिकली यानी उस रिएक्शन के दौरान हीट जो होगी वो क्या होगी, अब्सॉर्ब होगी। तो ये रिएक्शन होते हैं और आयरन 3 यानी ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स बनते हैं जिनमें आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो 3 होगी, बनते हैं। इसके साथ हाइड्रोजन गैस भी रिमूव होती है। इसके अलावा वो जो एनर्जी जो अब्सॉर्ब करते हैं वो होती है बेटा 824.2 किलो जॉल पर मोल, और इसके साथ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की होती है वो होती है बेटा 500 किलो जॉल पर मोल। इसलिए ये जो आयरन ऑक्साइड बनते हैं इनकी ये जो होते हैं बेटा, ये जो रिएक्शंस होते हैं ये थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल होते हैं, यानी ये रिएक्शंस लाजमी होते हैं, और ये जो है इनकी नॉन स्पॉन्टेनिटी को शो करवाते हैं, यानी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होते बल्कि हमें क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर देना पड़ता है, तब ये रिएक्शंस जाके होते हैं। तो बेटा जी इसके अंदर हमने ये चीजें डिस्कस की हैं। फिर अब आगे हम जो है इनके रिएक्शंस को देखते हैं कि कैसे ये रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे पास। बेटा जी जैसे हमने पहले कहा कि आयरन जो है उसकी एम्फोटेरिक नेचर नहीं है, यानी वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। तो आयरन सिर्फ क्या करता है बेटा, एसिड के साथ रिएक्शन करता है। जब वो सिर्फ एसिड के साथ रिएक्शन करता है बेटा जी, तो इसका मतलब कि वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। फिर हमने डिस्कस किया कि अगर हम 500 डिग्री सेंटीग्रेड देते हैं उसको या उससे ज्यादा टेम्परेचर देते हैं, तो फिर आयरन के ऐसे ऑक्साइड्स बनते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 3 होती है। तो फिर उसी लिहाज से हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक रिएक्शन को कंसीडर करते हैं। जैसे कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन बिटवीन द मोल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फाइनली डिवाइडेड आयरन fillings. A few transition metals, however, many react vigorously with the sodium hydroxide. अब देखिए बेटा, आयरन के साथ हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन किया, तो हमारे पास क्या बना है, आयरन ऑक्साइड बना है, साथ सोडियम मेटल बना है और साथ हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास एवेपोरेट हुआ है। तो बेटा ये है उसका रिएक्शन जिसको हमने क्या किया है, डिस्कस किया है यहाँ पे। तो बेटा जी हमने क्या कहा था, पहले ही इसमें यही बात की थी कि क्या है कि बेटा आयरन बेस के साथ ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करता। फिर दूसरी बात हमने की कि अगर वो रिएक्शन करता भी है तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे करता है, यानी 500 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव, और अगर वो ऑक्साइड बनाता भी है तो वो बनाता है जिनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होती है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो Fe2O3 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। तो बेटा जी यहां से ये साबित हो गया कि वाकई ही 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रिएक्शन होते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट जिनके अंदर आयरन की +3 होती है वही ऑक्साइड्स बनते हैं। एक और बात भी यहाँ पे बेटा याद रखिएगा कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, यानी इन रिएक्शंस के दौरान हीट जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, अब्सॉर्ब होती है। और अगर हीट अब्सॉर्ब हो रही है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो रिएक्शंस होंगे बेटा, इन रिएक्शंस के अकर होने से जो हमारे पास सिस्टम का जो टेम्परेचर होगा या जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है बेटा जी। और ये जो रिएक्शंस होते हैं ये थर्मोडायनेमिकली भी फेवरेबल होते हैं, यानी थर्मोडायनेमिक्स के जरिए भी अगर ये देखते हैं तो ये रिएक्शंस हो रहे होते हैं बिल्कुल। तो ये जो है बेटा रिएक्शंस थे किसके, हमारे पास बेस के डिफरेंट रिएक्शन उसके साथ मेटल्स के साथ। बेटा वो ये भी कहते हैं कि बहुत सारी मेटल्स ऐसी हैं जो बहुत विगोरस रिएक्शन देती हैं आयरन के साथ, यानी बड़ी ही तेजी से उनका रिएक्शन होता है आयरन के साथ, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो बड़ी स्लोली रिएक्शन करती हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया है, आयरन को डिस्कस किया है जो बड़ा स्लो रिएक्शन कर रही है यहाँ पे हमारे पास किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे। Dear students, after the discussion of reactions of sodium hydroxide with acids or acid oxide, now we are going to discuss its reaction with different metal oxide to form precipitate. Now we are going to discuss precipitants.
Unlike sodium hydroxide, which is soluble, the hydroxides of most transition metals are insoluble. वो ये कहता है बेटा कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो क्या होता है, वो सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड है, जबकि दूसरी बहुत सारी ट्रांजिशन मेटल्स हैं जिनकी हाइड्रोक्साइड्स जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं। अब उनके साथ क्या किया जाता है जो इनसॉल्युबल होते हैं? The sodium hydroxide can be used to precipitate transition metal hydroxide. फिर क्या करते हैं बेटा वो ये करते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स के हाइड्रोक्साइड को प्रेसिपिटेट करवाने के लिए हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। अब जब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने यूज किया तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी ट्रांजिशन मेटल जो है अब वो हमारे पास क्या हुई है, प्रेसिपिटेट आउट हुई है। तो उसके लिए फिर उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं, वो दिखते हैं किस तरह के होते हैं। द फॉलोइंग कलर्स आर ऑब्जर्व: ब्लू फॉर कॉपर, ग्रीन फॉर आयरन 2, येलो और ब्राउन फॉर आयरन 3. Zinc and lead salts dissolve in excess sodium hydroxide to give a clear solution of sodium zinc oxide and sodium lead oxide. बेटा जी वो ये कहता है कि जब वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे, अब हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये फलां जो है ट्रांजिशन मेटल के प्रेसिपिटेट्स हैं। तो वो कहता है कि अगर प्रेसिपिटेट्स का कलर ब्लू है तो हम कहते हैं वो कॉपर का है, अगर प्रेसिपिटेट का कलर ग्रीन है तो हम कहते हैं वो आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले के प्रेसिपिटेट्स हैं, अगर वो येलो है या ब्राउन है तो हम कहते हैं कि वो जो प्रेसिपिटेट्स हैं बेटा जी वो आयरन +3 के हैं। इसी तरीके से जिंक और लेड जो है बेटा जी वो भी क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड में एक्सेस में डिसॉल्व हो जाते हैं। जब वो एक्सेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व होते हैं तो वहां पे वो जो है बेटा सोडियम जिंक ऑक्साइड के प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं या फिर सोडियम लेड ऑक्साइड के प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं। तो यहां से अब क्लियर है बेटा कि हम किसी भी ट्रांजिशन मेटल के हाइड्रोक्साइड जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, अब उनको प्रेसिपिटेट आउट करवाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं। और अगर ब्लू कलर के हैं तो हम कॉपर के उनको प्रेसिपिटेट कहते हैं, अगर ग्रीन कलर के हैं तो आयरन +2 के हैं, अगर वो येलो या ब्राउन कलर के हैं तो हम उनको आयरन +3 के कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा जी हमारा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज gelatinous and flocculant to filter out particulate matter in water treatment. बेटा जी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको हम क्या करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड एट द ट्रीटमेंट प्लांट फ्रॉम एल्युमिनियम सल्फेट बाय रिएक्टिंग इट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और बाइकार्बोनेट। और ये जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम प्रिपेयर करते हैं बेटा जी ट्रीटमेंट प्लांट पे। कैसे प्रिपेयर करते हैं बेटा, जब एल्युमिनियम सल्फेट का रिएक्शन करवाते हैं हम या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करते हैं बेटा जी, कैसे प्रिपेयर करते हैं देखते हैं। हम दोनों तरीकों से इसको प्रिपेयर करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट से भी और सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी। देखिए बेटा एल्युमिनियम सल्फेट है उसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ है, तो वो क्या बन रहा है हमारे पास, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और साथ सोडियम सल्फेट बन रहा है। इसी तरीके से जब हम ये देखते हैं कि एल्युमिनियम सल्फेट का दोबारा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बाकी प्रोडक्ट तो पहले रिएक्शन की तरह बनता है, लेकिन यहाँ पे एक प्रोडक्ट जो ज्यादा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे क्या होता है, ज्यादा बनता है। तो इस तरीके से बेटा ये प्रेसिपिटेंट्स के साथ इसके रिएक्शंस हैं कि हम सोडियम सल्फेट को बेटा जी क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं सोडियम सल्फेट के रिएक्शन को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवा के या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा के। इन दोनों रिएक्शन में सोडियम सल्फेट बनेगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, लेकिन एक जो है इन दोनों में डिफरेंस जो है वो ये है कि जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज करेंगे बेटा जी तब उसमें ये होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा।